और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि मॉस्को के थिएटर में भीषण आग लगी है। थिएटर में आग से मॉस्को में हड़कंप हो गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। यूक्रेनी हमले से आग लगने का शक जाहिर किया जा रहा है। तो क्या यूक्रेन की वजह से लगी है थिएटर में आग, इसका शक जाहिर किया जा रहा है, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। छब्बीस जनवरी की रात हूती ने ब्रिटेन के कार्गो शिप पर मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद ईंधन से भरा शिप लाल सागर में धधकने लगा। चंद मिनटों में ही जलकर राख हो गया। मगर अब हूती के इस अटैक के बाद अमेरिका और ब्रिटेन का माथा ठनक चुका है। और जानते हैं, लाल सागर में हूती के दबदबे, उसकी जंगी सनक को खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने परमाणु ऑपरेशन एक्टिवेट कर दिया है, जिसके तहत बॉम्बर और विनाशकों की खेप ब्रिटेन भेजी गई है। और जानते हैं, न्यूक्लियर विध्वंसकों की डिप्लॉयमेंट का मकसद क्या है? हूती का संपूर्ण खात्मा, अरब में विनाश। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। घंटे पहले हूती ने ब्रिटिश ऑयल टैंकर को मिसाइल हमले से राख कर दिया। 48 घंटे पहले हूती ने अपने बारूदी प्रहार से रेड सी में खलबली मचा दी। अड़तालीस घंटे पहले हूती के मिसाइल ट्रेलर को देख अमेरिका, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी खौफ में आ गए। मगर 48 घंटे बाद हूती का दी एंड करने के लिए, लाल सागर में एटमी कोहराम मचाने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों को वॉर जोन में उतार दिया है। भले ही मौजूदा वक्त में दुनिया के दो इलाके वॉर फ्रंट बने हुए हैं, मगर इसी बीच अमेरिका के परमाणु ऑपरेशन, एटमी हथियारों का एक्शन ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर की दहशत बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 साल बाद अमेरिका ने ग्लोबल स्ट्राइक कमांड फोर्स ब्रिटेन भेजी। इसके अलावा बॉम्बर और एटम बम भी ब्रिटेन को सौंपे। खासतौर पर B-61-12 ग्रेविटी बम ब्रिटेन को दिए गए। साल 2008 के बाद पहली बार अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों को ब्रिटेन डिलीवर किया है। जानते हैं क्यों? लाल सागर में बारूदी कदर मचा रहे हूती का दी एंड करने के लिए। और इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ बाइडेन ने B-61-12 ग्रेविटी बम की खेप ब्रिटेन को दे दी, ताकि उसका एक प्रहार पूरे लाल सागर को दहला सके। हूती की पनाहगाह माने जाने वाले यमन को कब्रगाह बना सके। जी हां, 78 साल पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराए थे, उससे करीब 24 गुना ज्यादा ताकतवर है B-61-12 ग्रेविटी बम। यानी 78 साल पहले जापान के दो शहरों में जो तबाही मची थी, भीषण नरसंहार हुआ था, उससे करीब 24 गुना ज्यादा तबाही और नरसंहार होगा। जब B-61-12 ग्रेविटी बम को दागा जाएगा, आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। B-61-12 एक थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम है। B-61-12 का कुल वजन करीब 350 किलो है। इस बम की विस्फोटक क्षमता 50,000 टन है। इसे बॉम्बर और फाइटर जेट के जरिए दागा जाता है। यानी देखने में भले ही B-61-12 थर्मो न्यूक्लियर ग्रेविटी बम किसी मिसाइल की तरह लगे, लेकिन इसके एक प्रहार से भीषण बारूदी कोहराम, आग का गुब्बार और जबरदस्त ब्लास्ट किसी की भी रूह कपा सकता है। इस बम की तबाही का दायरा भी सैकड़ों किलोमीटर तक के इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है।
दरअसल अमेरिका के आक्रामक होने की वजह यह है कि 48 घंटे पहले रेड सी में हूती लड़ाकों ने ब्रिटेन के जिस जहाज को टारगेट बनाकर जबरदस्त हमला किया, वो कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले भी हूती लड़ाके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के कार्गो शिप, ऑयल टैंकर को निशाना बना चुके हैं। हूती लाल सागर में अमेरिकी हवाई हमले का बदला लेने के लिए लगातार हमले कर रहा है। 14 जनवरी को हूती ने अमेरिका के एक डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया, लेकिन हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। 15 जनवरी को हूती ने फिर हमला किया। निशाने पर अमेरिका का एक कार्गो शिप था। इस जहाज का नाम जिब्राल्टर ईगल था। हूती ने हमले को कामयाब बताया, जबकि अमेरिका ने हूती के हमले को नाकाम बताया है। इसके बाद 16 जनवरी को फिर हमले की खबर आई। हूती ने जोग्राफिया नाम के जहाज को टारगेट किया और मिसाइल दागी गई। अमेरिका का ये बल्क कैरियर किसी तरह बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच सका। 17 जनवरी को हूती ने लाल सागर में ड्रैगन पर हमला किया, जिनको पिकाडी नाम के जहाज पर ड्रोन स्ट्राइक से आग लग गई, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आग पर काबू पा लिया गया और सभी क्रू सदस्य सुरक्षित। 22 जनवरी को हूती ने अमेरिकी सेना के कार्गो शिप ओशन जैज पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अमेरिका ने जहाज की स्थिति पर कुछ नहीं कहा है। इस हमले के बाद ही हूती पर बड़े पलटवार हुए हैं। 24 जनवरी को हूती ने अमेरिका के 2 सैन्य कार्गो शिप पर हमला किया। इसके साथ ही अमेरिकी युद्धपोत पर हमले की कोशिश की। अमेरिका ने कहा है कि हूती का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया। और कुछ इसी तरह 26 जनवरी की रात जैसे ही ब्रिटेन का ऑयल टैंक जहाज यमन के नजदीक से गुजर रहा था, तभी अंधेरे में एक तेज चमक के साथ धमाका हुआ और जोरदार ब्लास्ट के साथ ही जहाज आग की लपटों से घिर गया। आपको बता दें कि जिस जहाज पर हूती ने हमला किया उसका नाम MV मर्लिन था। ये ब्रिटिश ऑयल कंपनी का टैंकर जहाज है। हमले के वक्त जहाज पर विमानों का ईंधन लदा हुआ था, जो इजराइल भेजा जा रहा था, मगर अदन की खाड़ी में पहुंचते ही हूती ने जहाज पर मिसाइल हमला कर दिया। हूती की दूसरी मिसाइल जहाज के डेक पर गिरी। इस बारूदी प्रहार के साथ ही हूती ने बड़े स्केल पर हमले के लिए हुंकार भर दी और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत जिन 6 देशों ने हूती के ठिकानों को तहलाया, जिन्होंने यमन में बारूद बरसाया, और उसी का इंतकाम हूती बेहद ही विनाशक अंदाज में लेगा। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही ईरान हूती लड़ाकों को यूरेनियम भी सप्लाई कर सकता है, जिसका इस्तेमाल एटमी हथियारों को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब यह है कि यमन में छिड़ी जंग अब किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर की शक्ल ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है, 1 हफ्ते में रूसी सेना को बड़ा नुकसान होगा। रूस के 6000 सैनिक मारे गए, ये कहा यूक्रेन ने। रूस के 100 टैंक भी जल गए हैं, यानी 1 हफ्ते में बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। 222 आर्टिलरी और 105 ड्रोन भी तबाह कर दिए गए हैं। रूस को 1 हफ्ते के दौरान ये बड़ा नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाने का दावा किया है। एक तरफ इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करने पर आमादा है, तो वहीं इजराइल की हिजबुल्लाह के साथ भी भीषण जंग चल रही है। गाजा के बाद अब इजराइल ने लेबनान के विध्वंस की तैयारी कर ली है। बेंयामिन नेतन्याहू की सेना ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का प्लान बनाया है। लेबनान पर इजराइल ने हमले की शुरुआत भी कर दी है। तो क्या साल 1982 की तरह फिर से इजराइल और लेबनान के बीच बड़ी जंग शुरू होने जा रही है?
हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को तबाह कर देने की कसम खाई है। लेबनान में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, उससे ऐसा लगने लगा है कि हमास से पहले हिजबुल्लाह का अंत हो जाएगा। इसके सबूत हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हाल ही में किए गए इजरायली एयरफोर्स के हवाई हमले, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी के कई ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान के इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को पूरी तरह खत्म कर देने पर आमादा है। इजराइल ने ऑपरेशन लेबनान शुरू कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान की तरफ लगातार बढ़ रही है। हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने जबरदस्त तैयारी की। इजराइल ने लेबनान सीमा पर स्पेशल फोर्स तैनात कर दी है। उत्तरी लेबनान बॉर्डर पर इजराइल अपनी सैन्य तैयारियां लगातार बढ़ा रहा है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायली सेना जमा हो रही है। हाल ही में इजराइल की 226वीं रिजर्व पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने लेबनान बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास किया। युद्ध अभ्यास में टैंक, आर्टिलरी और बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों ने हिस्सा लिया। गाजा छोड़ने वाले हजारों सैनिक लेबनान सीमा पर पहुंच गए। इजराइल के सैकड़ों टैंक भी लेबनान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच भीषण युद्ध तय है, यानी मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान पर इजराइल बहुत जल्द बड़ा हमला करने जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया था कि जनवरी के अंत तक हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हाल में हुए इजरायली हमलों को देखते हुए जिस तरह लेबनान पर बहुत बड़े हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है, उससे साल 1982 जैसा लेबनान युद्ध फिर शुरू होने की आशंकाएं बढ़ गई। हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए कहा कि इजराइल लेबनान को पाषाण युग में पहुंचा देगा। तो इसके जवाब में हिजबुल्लाह चीफ ने भी इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। जब से गाजा की जंग शुरू हुई है, तभी से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली ठिकानों को जमकर निशाना बना रहे हैं। पिछले 48 घंटों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के इलाकों में कई बारूदी प्रहार किए। उत्तरी इजराइल के गैलीली इलाके में हिजबुल्लाह के मिसाइल प्रहार से एक इमारत भस्म हो गई। उत्तरी इजराइल में ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी कई मिसाइलें और रॉकेट दागे। इन हमलों में कई इजरायली पोस्ट के तबाह होने की खबरें भी हैं। हिजबुल्लाह के दावे के मुताबिक 2 दिन पहले भी उसने बॉर्डर पर इजरायली सेना के 9 ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों में भी ईरानी प्रॉक्सी ने मिसाइलों और रॉकेट का इस्तेमाल किया था। हिजबुल्लाह को मिटा देने के लिए इजराइल ने भी बड़ी जवाबी कार्रवाई करके लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया। यहां तक कि लेबनान की राजधानी बैरूत में भी रिहायशी इलाकों पर इजराइल ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। युद्ध के जानकारों का मानना है कि लेबनान और इजराइल के बीच इसी तरह की जंग साल 1982 में भी हुई थी। उस जंग को लेबनान युद्ध के नाम से जाना जाता है। 6 जून 1982 को इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हमला किया था। यह हमला दक्षिण लेबनान में सक्रिय फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के खिलाफ हुआ था। 42 साल बाद एक बार फिर लेबनान और इजराइल आमने सामने आ गए हैं।
इस बार इजराइल के सामने हिजबुल्लाह जैसा प्रॉक्सी ग्रुप है जिसे ईरान से पूरा समर्थन हासिल है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के आसार को देखते हुए अमेरिका भी काफी एक्टिव हो गया है। बाइडेन हर हाल में इजराइल और लेबनान के बीच सीधी जंग को टालना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन और गाजा के बाद एक और नए फ्रंट पर खुद को नहीं उलझाना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा पर इजराइल की तबाही जारी है, जिसका दायरा वेस्ट बैंक तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, खान यूनुस में भी बमबारी की जा रही है, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। डर की वजह से वो घरों को छोड़कर राफा बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन राफा बॉर्डर पर हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। उससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों की जिंदगी बदतर होती जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां जाएं, जिससे इजराइल के हमलों से वो सुरक्षित हो जाएं। गाजा में तबाही जारी। आईडीएफ के हमले तेज हो रहे हैं। पूर्वी गाजा में तबाही मचाने के बाद इजरायली सैनिक खान यूनिस में जा घुसे। जहां ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कब्रिस्तान भरते जा रहे हैं। लाशों को दफनाने की जगह नहीं बची। ये खान यूनिस के कब्रिस्तान की तस्वीरें जो नासेर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। अब इसी जगह मरे हुए लोगों को दफनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले नासेर अस्पताल आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में जमींदोज हो गया था। अब अस्पताल में कब्रें बनाई जा रही। आईडीएफ के हमले इतने भीषण हैं जिसकी वजह से लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। क्वेलकिया से हजारों लोग अभी तक घर छोड़कर जा चुके हैं। जो भूखे प्यासे दूसरी सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। आईडीएफ के लड़ाके अब वेस्ट बैंक के शहर रामल्लाह में एक खुफिया ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें घर में घुसकर हमास और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों को ढूंढ रहे हैं। ये रात में चलाए जा रहे उसी ऑपरेशन की तस्वीरें। यानी अब दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और साथ में वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले बहुत तेज हो गए। इस दौरान इजराइल ने वार्निंग जारी की कि लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएं। उसके बाद से हजारों लोग राफा बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं। राफा बॉर्डर के पास हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बाढ़ और ठंड के बीच लोग टेंट में रहने को मजबूर। अब खान यूनिस और दूसरी जगह से लोग वहां पहुंच रहे हैं, जिससे स्थिति बेहद खौफनाक हो चुकी है। अल नस्र और अल अमल कैंपों से ज्यादातर लोगों ने पलायन किया है। राफा बॉर्डर के पास इकट्ठा लोग अब आगे नहीं जा सकते, इसलिए वहां भीड़ काफी बढ़ गई। इस बीच आईडीएफ ने कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। सुंडा में कई जगहों पर बम गिराए जा रहे हैं। ये तुबास के दक्षिणी इलाके के गांव तायासीर गांव की तस्वीरें, जहां आईडीएफ ने एक घर पर हमला किया, जिसके बाद आग लग गई। ये धुआं उसी घर से निकल रहा है।
कई घरों से आईडीएफ कमांडो ने हमास लड़ाकों को गिरफ्तार भी किया है। रात में सर्च ऑपरेशन के जरिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर बमबारी की वजह से लोग भाग रहे हैं। ये खान यूनिस के राफा की तरफ भाग रहे लोगों की तस्वीरें हैं। इसी तरह कई जगहों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। इन्हें खदेड़ा भी जा रहा है क्योंकि आईडीएफ के सैनिक टैंक और मिलिट्री व्हीकल से गश्त लगा रहे हैं। इस बीच मिस्र ने राफा बॉर्डर खोलने से इनकार कर दिया है क्योंकि मिस्र को अंदाजा है कि बॉर्डर खोलने से शरणार्थी की भीड़ मिस्र में बढ़ जाएगी, जिससे उसके यहां अराजकता की स्थिति बन सकती है। इस बीच गाजा और वेस्ट बैंक में बड़ा संकट पैदा हो गया है। लोग आखिर कहां जाए, जबकि आईडीएफ ने हमले और तेज कर दिए हैं। यानी इजराइल गाजा को पूरी तरह से कब्रिस्तान बनाने पर आमदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का आगाज किया और इसके लिए आईडीएफ ने गाजा पर बारूदी प्रहार शुरू किया। लेकिन 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। बावजूद इसके ना ही गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हुआ है और ना ही गाजा से हमास का खात्मा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू का प्रतिघात बेकार कैसे हुआ और कैसे इस जंग में सुपर पावर अमेरिका फंस चुका है। देखिए। इजरायली सेना ने गाजा में जंग हमास के खात्मे के लिए शुरू की। हमास को गाजा से उखाड़ फेंकने के लिए शुरू की। मगर अब यह जंग सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड में फैल चुकी है। और इसका सबूत है उत्तरी इजराइल से लेकर लाल सागर तक सामने आई बारूदी कोहराम की ये तस्वीरें। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, बावजूद इसके गाजा में हमास का खात्मा क्यों नहीं हो पाया? हमास के सीनियर लीडर आईडीएफ के शिकंजे में क्यों नहीं जकड़े गए? हमास के टॉप कमांडर्स को इजरायली सेना क्यों नहीं दबोच पा रही? आखिर क्यों नेतन्याहू का ऑपरेशन हमास नाकाम कर रहा है? गाजा पर हमले से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की सौगंध खाई, लेकिन बेंजामिन का यह प्रण अब पूरा होने के बजाय पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हमास के सीनियर लीडर और टॉप कमांडर फरार हो चुके हैं। गाजा, कतर, लेबनान और मिस्र से अपनी लोकेशन बदली। हमास लीडर्स की मौजूदा लोकेशन से जुड़ी जानकारी नहीं। वहीं हमास की स्लीपर सेल भी आईडीएफ के खिलाफ एक्टिव। पड़ोसी देशों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन किल इंटरनेशनल का आगाज किया था, जिसका मकसद था दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हमास की टॉप लीडरशिप को मौत के घाट उतारना, हमास के टॉप कमांडर्स का अंत करना। वहीं गाजा में भी आईडीएफ ने हमले तेज किए ताकि हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मारा जा सके। मगर एक अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि हमास पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है।
हमास की ज्यादातर सुरंगें अब तक सुरक्षित हैं। गाजा जंग अब इजराइल पर भारी पड़ रही है। अमेरिका भी जंग में बुरी तरह फंस चुका है। गाजा में जारी मैराथन युद्ध ने अब इजरायली सेना को थका दिया है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी नेतन्याहू का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा। वहीं इजराइल का मददगार अमेरिका अब खुद को जंग से अलग करने की कोशिश में जुट गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका बैकडोर से डील कर रहा है ताकि हमास के चंगुल में फंसे बंधक आजाद हो। और ये तभी संभव है जब गाजा में सीज फायर, लिहाजा इसके लिए CIA चीफ पेरिस में मीटिंग भी कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू इसके खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि गाजा में IDF का एक्शन थमे, लेकिन अमेरिकी दबाव और बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर मिसाइल परीक्षण करके अपने दुश्मनों को दहला दिया है। किम ने एक महीने के अंदर लगातार कई एटमी टेस्ट किए, जिससे अमेरिका में भी दहशत है। इस बार किम ने क्रूज मिसाइलों का टेस्ट करके कोरियाई प्रायद्वीप में हड़कंप मचा दिया। सवाल है कि उत्तर कोरिया नए साल में बार बार मिसाइल टेस्ट क्यों कर रहा है। उत्तर कोरिया ने फिर कर दी मिसाइलों की बौछार। किम ने फिर बरपाया क्रूज मिसाइलों से कहर। किम की मिसाइलों से अमेरिका तक दहशत। उत्तर कोरिया के बारूदी तानाशाह किम का जंगी जुनून चरम पर पहुंच चुका है। किम ने जंग की तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तर कोरिया लगातार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इससे पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक तनाव में है। यहां तक कि किम के लगातार मिसाइल परीक्षणों से अमेरिका में भी खलबली मची हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि रविवार को उत्तर कोरिया ने कई क्रूज मिसाइलें दागी। एक महीने के अंदर किम ने तीसरी बार मिसाइल परीक्षण किया है। इससे पहले 24 जनवरी को भी क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था। 14 जनवरी को भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। हालांकि इस बार दक्षिण कोरिया की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई कि उत्तर कोरिया ने कितनी मिसाइलें दागी और वो कितनी दूर तक पहुंची। लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ तनाव के बीच किम लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है और अपने दुश्मनों को दहला रहा है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने हाल के महीनों में अपने देश में परमाणु हथियारों का परीक्षण काफी तेज कर दिया है। किम ने हाल ही में अमेरिका और अपने पड़ोसियों को परमाणु हमले की चेतावनी भी दे दी। उधर किम की विध्वंसक चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के युद्धाभ्यास से खफा किम जोंग परमाणु प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। अमेरिका से तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने हाल ही में अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का भी परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि किम का अंडर वाटर ड्रोन पानी में लंबी दूरी तक परमाणु हथियार ले जा सकता है।
माना जा रहा है कि इस हथियार का इस्तेमाल अमेरिकी युद्धपोतों और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब उस मालदीव के संसद की तस्वीर जिसके राष्ट्रपति ने भारत का विरोध किया था। मालदीव के संसद के अंदर से जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू तो सदमे में हैं। राष्ट्रपति से गुस्साए विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर लात, जूते और घूंसे वाला जबरदस्त तांडव किया। ये तस्वीर ऐसी है जो ऐलान कर रही है कि मालदीव के अंदर सियासी गृह युद्ध शुरू हो चुका है। स्पीकर के कान के पास तेज जोर जोर से सायरन बजाया गया। सायरन बजाने से शांति नहीं मिली तो लात, जूते और घूंसे चलाए गए। दौड़ाकर फर्श पर गिराकर जबरदस्त पिटाई की गई। यह थप्पड़ कांड कहीं और नहीं बल्कि मालदीव का है। यह मालदीव के संसद की तस्वीर है। यह मालदीव के सांसदों का विद्रोह है। ये वो अजब और गजब दृश्य है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। भारत का विद्रोह करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपने ही देश में बुरी तरह से घिर गए हैं। यह बवाल तब हुआ जब राष्ट्रपति मोइजू ने संसद के अंदर विपक्षी दल के नेता को घुसने से रोक दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसका हैरत अंगेज वीडियो आपके सामने है। मोइजू के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर जमकर गदर काटा। स्पीकर के कान के पास इतना जोर से सायरन बजाया गया कि उन्हें अपना कान बंद करना पड़ा। कुछ सांसदों ने सायरन प्रदर्शन का विरोध किया तो जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सांसदों ने एक दूसरे की पिटाई की। हालात इतने खराब हो गए कि संसद की कार्यवाही को रोकना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।